हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुल अजीज, फिजिक्स फैकल्टी। तो हम आज ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी समय हो गया है। ऑप्टिक्स का अपन ने पहले एक लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, 4 लेक्चर अपन ने शायद अपलोड किए हैं। और अगर अभी तक किसी बच्चे ने वो नहीं देखे तो पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब हम जो है उसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हमने समतल दर्पण, प्लेन मिरर पढ़ लिया था। और समतल दर्पण पढ़ने के बाद में हमने जो फोकस दूरी, द्वारक क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये छोटी मोटी डेफिनेशंस हमने पढ़ ली थी। और उसके बाद में हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर r/2 निकाल लिया था। और अब हम जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जो चित्र बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, उनको कहां पर बिंब को रखा जाए कि प्रतिबिंब हमें कहां प्राप्त होगा, उसका अध्ययन अपन आज करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आज हम स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले अवतल दर्पण को। तो अवतल दर्पण के अंदर जो है क्या हमें पढ़ना है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक। अब शब्द आता है वास्तविक, तो वास्तविक का मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को दिमाग में ये याद भी होगा 10th क्लास का कि वास्तविक यानी रियल का मतलब होता है जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल कहलाते हैं। जो जिन इमेजेस को हम पर्दे पर, स्क्रीन पर ले लेते हैं वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक कहलाती हैं, रियल कहलाती हैं। अब जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां रियल का क्या मतलब होगा, यहां कैसे पता हमें चलेगा रियल कौन सा है, कैसे है, उनको हम चित्र से समझेंगे। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। नंबर 2, ये आभासी भी बना सकता है ना, ये आभासी भी बना सकता है, रियल भी बना सकता है। मतलब आभासी प्रतिबिंब इन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद ये उल्टे प्रतिबिंब भी बना सकता है, ठीक है, ये उल्टे प्रतिबिंब भी बना सकता है, सीधा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, समान आकार का भी बना सकता है। इसका मतलब अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसे गुण हैं जिससे हम सभी प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्रकार के। वो कैसे होंगे, क्या होंगे, उनको मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। और फिर हम लास्ट में एक ट्रिक देखेंगे, उस ट्रिक से अपन इन सारी चीजों को बड़ी आसानी से याद रख लेंगे। देखो, अभी पहले ध्यान से समझो, जो किताबों में दिया होता है मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने ये आपके नोट्स बनाने के लिए साइड में ये अच्छे से इनके डायग्राम वगैरह यहाँ पहले से ही बना दिए हैं। अब इनको बनाना कैसे, देखो, सबसे पहले हमें किरण चित्र बनाने का एक रूल, छोटा सा रूल है जो 10th क्लास में बताया जाता है, वो हमें आना चाहिए। तो क्या रूल है, तो मैं सबसे पहले उस रूल को बता देता हूं कि हमें एक रूल है वो आना चाहिए। कौन सा रूल है, ये रूल हमें आना चाहिए। देखो, रूल क्या है, एक छोटा सा रूल है जी, वो हमें आना चाहिए। क्या नियम है कि जैसे एक दर्पण है, अवतल दर्पण ले लिया, ये नियम, क्या नियम है, क्या कहते हैं। सबसे पहला नियम, पहला पॉइंट ये कहता है कि आपके पास में जो किरण है, प्रकाश किरण है, वो प्रकाश किरण, अगर ये आपको मैंने बता रखा है कौन सी अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो प्रकाश किरण कहां से गुजरती है, वो गुजरती है फोकस से। तो सबसे पहला नियम अपने को ये याद रखना है, रूल नंबर 1, कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है कि जो प्रकाश किरण, जैसे मान लो कि ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गई। अगर प्रकाश किरण कहां से आती है, ध्रुव पर आती है, मान लो ये ध्रुव है, इसको अपन ने क्या नाम दिया था, ध्रुव, यानी कि पोल, P फॉर पोल, ध्रुव। अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आती है, ये ध्रुव पर आ रही है, तो फिर वापस वो क्या करती है, जिस कोण पर आती है उसी कोण पर चली जाती है। तो I पर आई, R पर चली गई। और आप सबको पता है कि एंगल I और एंगल R क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया रूल नंबर 2। तीसरे नंबर का रूल क्या है, तीसरे नंबर के रूल के ऊपर चलते हैं, रूल नंबर 3। तीसरा रूल क्या है, तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या कहता है, देखो बेटा, जैसे मान लो अब अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, मान लो ये समांतर आ रही थी मुख्य अक्ष के, लेकिन अगर हो सकता है कि फोकस से आए, तो अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वापस क्या करेगी, अपने मार्ग पर, वो क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर।
पहले क्या हो रहा था, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी और फिर कहां से गुजर रही थी, मुख्य अक्ष के समानांतर आने के बाद में फोकस से गुजर रही थी। लेकिन अगर फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। और इसके बाद नंबर रूल 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण कैसे आ रही है, वक्रता केंद्र पर आती है। कौन से केंद्र पर आती है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। अब अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र, मैंने आपको शायद पहले भी समझाया था और आज फिर मैं बता रहा हूं, वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो ये केंद्र है, और केंद्र से ये जो दर्पण है उस पर जो किरण जाती है वो लंबवत होती है हमेशा। क्यों होती है, उसका कारण मैंने पुराने लेक्चर्स में भी बताया और आज भी आपको बता रहा हूं कि जो वक्रता केंद्र से किरण जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र इस गोले का केंद्र है, ये जिस गोले से बनाया गया दर्पण है ना, उस गोले का केंद्र है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कह रहे हैं। और त्रिज्या, ये जो दूरी है ना, ये यहां से ये दूरी, ये त्रिज्या है इस गोले की, और त्रिज्या हमेशा परिधि पर क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अपन को क्या करना है, क्या प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो जैसे जाती है वापस उसी मार्ग पर लौटकर आ जाती है। तो ये 4 रूल हैं, इन 4 रूल से अपन क्या करने वाले हैं, 4 नियम से अपन चित्र बनाने वाले हैं। कौन से वाले चित्र, प्रतिबिंब का निर्माण। आपके इनके लिए चाहो तो क्या कर सकते हो, एक एक लाइन लिख सकते हो। पहले वाले के लिए क्या लाइन लिखोगे कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से गुजर जाती है। अगर प्रकाश किरण कहां से आती है, ध्रुव पर आती है, तो जिस कोण पर आती है उसी कोण से वापस चली जाती है, आगे परावर्तित हो जाती है। अगर प्रकाश किरण फोकस पर से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो पुनः अपने मार्ग पर वापस पुनः अपने मार्ग की पुनरावृत्ति करती है, रिपीट करती है इटसेल्फ, खुद को, अपने आप को। ये हमने एक बीच में बात थोड़ी सी देखी। अब हमें प्रतिबिंब बनाना सीखना है कि हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे। हमने क्या सीखा, सबसे पहली बातों में जो ध्यान रखनी है कि अवतल दर्पण बड़ा, छोटा, बराबर आकार का, वास्तविक, आभासी, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है जैसा हमारे मन में आता है। अब कैसे, तो पहले तो हमने जो सीखा उसको अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अब हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब के लिए प्रश्न में स्थिति दी हुई है कि वस्तु जो है वो कहां स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, बहुत दूर हो। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, बहुत दूर होती है, तो ऐसी परिस्थिति में अपन क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में अपन प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर लेकर आएंगे। और अभी अभी आपने सीखा कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु कौन सा होता है, वो फोकस होता है। तो ये फोकस होगा, ये लाइट आएगी इस तरीके से और ये कहां से गुजर जाएगी, इस तरीके से फोकस से गुजर जाएगी, दैट इज फोकस। ठीक है, ये फोकस है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां बन जाएगा, वो छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा। अब सुनना, रियल यानी कि वास्तविक और आभासी वर्चुअल की पहचान क्या होती है। ये जो दर्पण है ना, ये कहलाती है दर्पण की बैक साइड। इसको अपन बोलते हैं दर्पण के जो पिछला हिस्सा बोलेंगे, ये पीछे। इस साइड जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, आभासी होंगे। कैसे होंगे बेटा, आभासी होंगे। और ये वाली जो साइड है वो दर्पण की कौन सी कहलाती है, फ्रंट साइड। तो दर्पण के सामने, इसको कहेंगे दर्पण के सामने। और दर्पण की जो फ्रंट साइड होती है उधर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, वास्तविक होते हैं। बात समझ में आ गई। आपको क्या ध्यान रखना है, दर्पण के पीछे जो बनेगा वो कैसा होगा, आभासी, और जो दर्पण के सामने बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आभासी पीछे और वास्तविक जो है आगे बनेगा। ठीक है, अब यहां क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले लिख रखा है कि जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक होगा। उल्टा, सर ये तो पॉइंट आकार का है, तो अगर इसको अगर अपन देखें ध्यान से तो ये कैसा दिखाई देता है, हमें उल्टा दिखाई देता है। मतलब अगर वस्तु ऐसी है तो ये प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद आकार में बहुत छोटा है, बिल्कुल बिंदु सा दिखाई दे रहा है। और आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है कि कितना गुना बड़ा। अभी इस आवर्धन वर्ड को थोड़ा सा छोड़ देना क्योंकि हम इसको अभी सिद्ध करने वाले हैं, आपको फिर वहां समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। अभी इतना याद रख लेना, बहुत छोटी जो चीज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, आवर्धन को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। पहली बात तो ये याद रखना कि जो आवर्धन है, शब्द आवर्धन,
आवर्धन, इसको अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर कोई चीज बड़ी होगी तो अपन बोलेंगे आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है। अगर कोई भी चीज बड़ी होगी तो अपन क्या बोलेंगे? आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है। यह है बड़ी वस्तु के लिए, बड़े प्रतिबिंब के लिए। अगर प्रतिबिंब बड़ा होगा, बड़े प्रतिबिंब के लिए। और अगर m का मान अगर हम बहुत छोटा बता दें तो अपन बोलेंगे कि जो है छोटा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब जो बना है वो क्या है? छोटा प्रतिबिंब है। ये आवर्धन है। आवर्धन का मतलब, आवर्धन हम एक संख्या है जो हमें ये बताती है कि प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अगर आवर्धन का मान आ रहा है 2 तो वो 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2 गुना बड़ा होगा। आवर्धन का मान है आधा, आधा मतलब प्रतिबिंब जो है वास्तविक जो उसकी आकार है उसका आधा बना है, ये मतलब होता है। और अगर m का मान जो है 1 के बराबर आ गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब क्या है? बराबर आकार का, बराबर आकार का, बराबर आकार का। ये एक आवर्धन वर्ड है जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि आवर्धन m का मायना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा। अगर m का मान आ रहा है 2, इसका मतलब 2 गुना बड़ा बनेगा। m का मान आ रहा है 0.33, इसका मतलब वो छोटा है, 1 से छोटी संख्या होगी तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जैसे इतनी बड़ी वस्तु थी तो प्रतिबिंब इतना सा ही बनेगा, उसका गुणा। जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, समझ में आ रही है मेरा? ये 1 सेंटीमीटर है, मान लो ये जो है ये इतना बड़ा बिंब है और उसका प्रतिबिंब ये बन रहा है इस पेन के बराबर, तो m का मान जरूर कितने से ज्यादा होगा? 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक और चीज, आपने एक चीज नोटिस करी कि सर यहां माइनस भी लग रहा है। इस माइनस का क्या मतलब है? इस माइनस का क्या मतलब है सर? तो बेटा यहां एक बात और ध्यान रखना, m का मान, वैसे मैंने आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी, चिन्ह लगाना सिखाया था। तो m जो होता है अगर उसका मान माइनस होता है तो माइनस का मतलब वास्तविक होता है। m का मान अगर माइनस होता है तो उसका मतलब क्या होता है? वास्तविक। और अगर m का मान किस में होता है? अगर m का मान प्लस में होता है तो उसका मतलब आभासी होता है। और अगर m का मान, बस और तो क्या होगा, और तो क्या हो सकता है? प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी थोड़ी बहुत कि क्या सर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी अपन ने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने ये सीखा कि जो दर्पण है, अवतल दर्पण, वो बड़ा छोटा मोटा सभी प्रकार के बना सकता है जितना आप सोच सकते हो। दूसरी बात हमने देखी कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका आवर्धन कितना आता है? 1 तो हमें 1 से तो छोटा आएगा क्योंकि हमें दिख रहा है बहुत छोटा बना है, 1 से छोटा होगा। आवर्धन की बात चल रही है, हमें कैसे याद रखना है? याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया? आवर्धन मतलब कितना बड़ा या कितना छोटा, ये संख्या होती है आवर्धन, जिससे हमें पता चलता है। अगर वो संख्या 1 से छोटी है तो प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा बनेगा। अगर वो संख्या 1 से बड़ी है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और वो संख्या अगर 1 के बराबर है तो जितनी बड़ी वस्तु ली थी उतना ही बड़ा हमें प्रतिबिंब मिल जाएगा। चलो, अब माइनस प्लस का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर माइनस होता है तो वास्तविक है। सर हमें कैसे पता चलेगा वास्तविक है या आभासी है? यहां कोई पर्दा वर्दा नहीं मिलेगा, कौन सा पर्दा, कहां प्रतिबिंब बन रहा है? यहां आपको पता चलेगा कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, जहां पर किरणें लास्ट में टकराकर मिलेंगी, अगर वो दर्पण के सामने टकरा रही हैं, इस तरफ टकरा रही हैं, तो वो वास्तविक होगा। वास्तविक से पता चलता है माइनस का, और छोटा है इससे पता चल रहा है कि माइनस 1 से बहुत छोटा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो चलो अब दिमाग लगाओ इसके लिए। इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो आप ध्यान से क्या हो रहा है। ये प्रकार, ये बिंब हमने ले लिया, ये है ए बी, ये लाइट आती है, ये लाइट आती है, ये इससे टकराती है, टकराने के बाद कहां से जाती है? टकराने के बाद साफ फोकस से जाती है, ये फोकस से जाती है। अब भाई हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगी वो कहां से जाएगी? वो फोकस से जाएगी। दूसरी हमने क्या कर दी? फोकस से लेकर आए। हम दूसरी कहां से लेकर आए? फोकस से। अगर फोकस से लाओगे तो किसके समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। सर फोकस से ही क्यों लाए, कोई दूसरी क्यों नहीं ले रहे? चलो ऐसा करता हूं, मैं इस चित्र को यहां नीचे बना देता हूं, या इसको बना दूं, किसी को भी है, आपकी मर्जी। मैं इसको बना रहा हूं, यहां पे ये इसको बना रहा हूं। क्या करा मैंने? ये दर्पण ले लिया मैंने, ठीक है, और कहां पर, ज्यादा नीचे हो गई लाइन, ये यहां पर ले लिया, ठीक है। अब बिंब को कहां रखना है? हमें बिंब को रखना है, देखो वस्तु कहां रखी है? अनंत, ये अनंत, और
वक्रता केंद्र, ये रहा वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में, तो अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखना है। मैंने ये ले लिया अनंत, और यहां कहीं है मेरा सी, और यहां कहीं है एफ। अब बताओ, यहां मैंने ले ली वस्तु, मैंने बोला मुख्य अक्ष के समांतर लाओ, कहां से जाएगी, कहां पर जाएगी, बोलो फटाफट, फोकस से जाएगी सर, ये गई फोकस से। अब दूसरी किरण, इसने फोकस से लाया था, ये मेरी मर्जी में कहीं से भी ला सकता हूं। दूसरी पता है कहां से लाएंगे, दूसरी अपन कहां से ले जाते हैं, दूसरी अपन लेकर जाते हैं यहां से, दूसरी में लेकर गया ये यहां, और आपको पता है जो ध्रुव से जाएगी उसका क्या होगा, जिस कोण पर आई है, देखो छोटा सा कोण बना, तो ये से छोटा सा कोण बनाते हुए यहां से निकल जाएगी, ये जितना कोण ऊपर है उतना, तो कहां कटी, यहां कटी, जहां कट जाएंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बन गया। आपने वस्तु ली थी ए बी, ये सी तो वक्रता केंद्र है ना, C4 वक्रता केंद्र, ये सी अलग है, ये वस्तु है ए बी, ठीक है, और ये जो सी है, सी क्या है, C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वस्तु क्या है ए बी। तो ये प्रतिबिंब जो बना आपका, वो प्रतिबिंब कौन सा वाला बना, प्रतिबिंब बना आपका ए डैश बी डैश, बन गया। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है और ये जो बना वो छोटा है, क्लियर दिख रहा है, देखो इसमें भी देखो, चित्र में देखो, ये छोटा बन रहा है। मेरी बात समझ में आई? ये चित्र मैंने इसलिए बनाया आपके सामने कि आपको आइडिया लग जाए, आपको ये रटना नहीं है। बच्चा क्या करता है, रट कर जाता है कि भाई यहां ही से किरण लेकर आनी, अरे कोई सी भी लेकर आ जाओ, सर ने बनाई वैसी लानी, वो फोकस से लेकर आता है, आपकी मर्जी है, आप फोकस से लाओ चाहे कहीं से लेकर आओ, ठीक है। ये सी, अच्छा अनंत और सी के बीच में रखना था ना, सी के ऊपर नहीं रखा हुआ है, ये सी यहां पर है, सी को थोड़ा सा आगे कर देते हैं, यहां सी है, ये सी है, ठीक है। अब फटाफट एक बात का जवाब दो, अब फटाफट एक बात का जवाब दो जल्दी से। क्या बात का? इसको देखकर बताओ, इसको मत देखो, इसको देखकर बताओ। भाई अनंत और सी पर रखा तो कहां बना, सी और एफ के बीच में। ये याद रखने की ट्रिक मैं बता दूंगा आपको, ये पूरी रामायण में आपको बहुत आसानी से एक छोटी सी चीज में समझा दूंगा, लेकिन हमें पहले ये आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये बनाकर हमसे कोई चित्र सोल्व करवा सकता है, कोई न्यूमेरिकल सोल्व करवा सकता है, तो हमें ये चित्र वगैरह आने चाहिए, ठीक है। अब देखो, बताओ इसके बाद ये छोटा बना, पहली बात तो ये छोटा है, देखो यहां लिख रखा है एफ और सी के बीच में बन रहा है, ये एफ और ये सी, तो जो बना प्रतिबिंब वो किस किस के बीच में, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। वास्तविक है कि आभासी है वो पता चल गया, दर्पण के सामने है, वास्तविक है। उल्टा है, साफ साफ दिख रहा है उल्टा है। एम का मान, एम के मान के बारे में क्या कहोगे, प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे? सर माइनस लगाएंगे। कैसे पता चला? क्योंकि दर्पण के सामने इधर जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे, और इधर जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे वर्चुअल होंगे, आभासी होंगे। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब माइनस का तो पता चल गया, एक से छोटा है कि बड़ा, क्योंकि प्रतिबिंब छोटा है इसलिए एक से छोटा। क्या आप 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर अपने आप कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अरे बहुत आसान हो गया ना अब तो यार, अपन ने ये लिया ए बी, ये बन गया ए डैश बी डैश। तो बताओ, अब ये देखो ये छोटा है और ये वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये रहा। अब बताओ, इसको देखकर बताओ, चित्र को देखकर बताओ फटाफट। चित्र को देखकर कैसे करोगे जल्दी? सर प्रतिबिंब जो है, बिंब कहां रखा हुआ है, यहां ही से देखना सीखो, सी और एफ के बीच में। तो देख लो यहां पर लिखा हुआ है कि वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी और फोकस के बीच में, एफ के बीच में। और यहां थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिख रही है भाई, फोकस जो होता है उसकी दूरी क्या होती है, फोकस दूरी स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ, और 2f ये रहा यहां पे, जो ये है ना ये दूरी, ये वक्रता केंद्र जो होता है उसको 2f से लिखते हैं। वक्रता केंद्र मतलब 2f, ये रहा। तो हमारा प्रतिबिंब कहां है, प्रतिबिंब की दूरी को लिखा जाता है u से, सॉरी बिंब कहां है हमारा, u पे, ये है u, यहां से ये दूरी क्या है बेटे, u है, ये u है। तो हमारा u किससे ज्यादा है, f से तो ज्यादा है, f तो यहां है और u यहां है, तो u जो है वो f से ज्यादा है लेकिन 2f से कम है। तो ये पोजीशन देने का तरीका होता है, आपको एग्जाम में ऐसे दे सकते हैं कि आपका u जो है f और 2f के बीच में है, तो f और 2f के बीच में अगर होगा, f और 2f के बीच में अगर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f के बाद।
तो 2f और ये इसका अनंत, तो 2f और अनंत के बीच में बनेगा। वास्तविक होगा क्योंकि सामने बन रहा है, उल्टा हमें दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, क्लियर क्लियर। और m का मान फिर वही बात, माइनस से हमें क्या पता चलता है, वास्तविक का पता चलता है, प्लस से हमें क्या, m का मान प्लस से हमें क्या पता चलता है, आभासी का पता चलता है। m का मान 1 से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब बड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से तो अब तुम समझदार हो रहे हो, ये बातें आपको आ रही होगी। जैसे ये वाला चित्र है, इसको कैसे और कैसे बना सकते हैं, और ऐसे बना सकते हो आप, जैसे मान लो ये है। अब इस बार इसने क्या कहा, देखो इसने कहा कि वस्तु फोकस पर है, वस्तु को फोकस पे रख दिया, ले आओ फोकस पे, ये ध्रुव, ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र, और ये कहीं अनंत। अब फोकस पर अगर वस्तु है, ये फोकस यहां रखी हुई है, अब हमारा एक सिंपल सा तरीका, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है सर। दूसरी को ध्रुव पर लाओ, ये ध्रुव पर, ये जिस कोण पर आई है उसी कोण पर जाएगी। अब ये दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल चलेगी, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर, और दो समानांतर रेखाएं कहां पर जाकर मिलती हैं, अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर रखेगा। तो फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दर्पण के अभी भी सामने है तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा मतलब एक से बहुत बड़ा, माइनस मतलब वास्तविक। अरे अब तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखो बनाने का तरीका, अपन तो मैंने तो एक तरीका सिंपल कर रखा है, एक लाइन तो लाओ मुख्य अक्ष के समांतर, वो गुजार दो फोकस से, दूसरी लाइन लेकर आओ कहां पे, ध्रुव पे, और जो जिस कोण पर आई है उसी कोण पर ले जाओ। बस इसी तरीके को फॉलो करो, हमेशा बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। कैसे, देखो इसको बनाता हूं, लास्ट वाले का बनाता हूं, लास्ट वाले को बनाता हूं। लास्ट वाले में क्या करना है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये तुम्हारा सी हो गया, और यहां कहीं इनफाइनाइट मतलब अज्ञात। अब हमने ले लिया एफ और पी के बीच में, ये यहां रखा है। फिर वही फिक्स, अपना तरीका फिक्स है, एक मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आएंगे, जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो कहां से जाएगी, फोकस से, ये चले गई फोकस से, ठीक है, ये आ गई। दूसरी को हम कहां ले जाते हैं, दूसरी को अपन ले जाते हैं यहां पे, जैसे मैंने यहां इसको ब्लैक से बना दिया, ये इसका क्या होगा, जिस कोण पर आई है उस कोण पर चली जाएगी, ये ऐसे चौड़ाई में आ जाएगी। इसको आप आगे बढ़ाओ, इसको जब आगे बढ़ाओगे डॉट डॉट से, तो ये आगे जाकर कहीं ना कहीं जाके आगे मिल जाएगी, और आपका वहां क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अब देखो प्रतिबिंब किस साइड बना, पीछे की साइड, और जब पीछे की साइड बनता है तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप आभासी कहते हो, उसको क्या कहते हो, आभासी कहते हो। समझ में आ गई बात। अब बताओ m का मान क्या होगा, m का मान प्लस में आएगा, और बड़ा तो 1 से बड़ा, तो m 1 से बड़ा होगा, प्लस में होगा, देखो प्लस में होगा, दर्पण के पीछे है, आभासी है, सीधा हमें दिख रहा है, आकार में बड़ा है, सारी बातें आपके सामने आ गई। समझ में आ गई बात। अब ये तो था कौन सा दर्पण, हमारा अवतल दर्पण। अब बात करें अगर अपन कौन से दर्पण की, उत्तल दर्पण की। अब बात करें कौन से दर्पण की, उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण को अपन कैसे डील कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। पहली तो ये दिमाग में बात बिठा लेना, उत्तल दर्पण बहुत ही स्पेशल दर्पण है और इंपॉर्टेंट भी दर्पण है, क्योंकि इससे फिक्स टाइप के ही प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा। हम जितनी बड़ी वस्तु होंगे उसका छोटा ही, उससे छोटा ही रहेगा प्रतिबिंब हमेशा। उत्तल दर्पण कभी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता, यानी कि जब भी हमें छोटे प्रतिबिंबों का निर्माण करवाना है तो हम कैसे, किसको इस्तेमाल करेंगे, उत्तल दर्पण को। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव, पहली बात तो सदैव आभासी होगा, दूसरी बात सीधा भी होगा, और तीसरा आकार में बहुत छोटा होगा, आकार में बहुत छोटा होगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब उल्टा और सीधा तो देखो सापेक्ष वर्ड है ना, समझ में आ गई मेरी बात। आपने अगर सीधी वस्तु ले रखी है तो उल्टा दिख जाए, सीधी वस्तु ले रखी है तो सीधा दिख जाएगा, उल्टी ले रखी है तो उल्टी दिख जाएगा, मतलब जैसी वस्तु लोगे वैसा ये दिखा देता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब। अब
इसके चित्र बनाने की बात है तो चित्र देखो कैसे बनाओगे, फटाफट देखो। जैसे मान लो सबसे पहले कहां ले लें, अनंत पर। जैसे इसने कहा कि वस्तु कहां रखी है, अनंत पर रखी है। वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत पर। अब उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण कहां रखी है, अनंत पर। अनंत का मतलब ऐसा ही है। अब उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी दर्पण होता है। पहली बात ये याद रखो, उत्तल दर्पण कैसा दर्पण है, अपसारी दर्पण। अपसारी, अपसारी दर्पण का क्या मतलब होता है सर? अपसारी का मतलब होता है जो प्रकाश किरणों को फैला देता है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ये प्रकाश किरण आई, इसको फैला देगा, इसको ऊपर भेज दिया, ये इसको ऊपर भेज दिया, तो अब कहां मिलेंगी ये तो ऊपर चली गई, ये तो कभी मिल ही नहीं सकती। तो अपन क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ बढ़ाकर देखते हैं, फिर ये जहां टकरा जाती है वहां प्रतिबिंब बन जाता है। इस उत्तल दर्पण का फोकस इस साइड है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये प्रतिबिंब, मैंने बताया इसके इधर बनेगा तो कैसा होगा, आभासी। तो चलो इधर देखो, अनंत पर रखें, कहां बना, फोकस पर बना, आभासी है, दर्पण के पीछे है, सीधा ये तो बिंदु आकार का, लेकिन अगर इसको हम देखें तो ये कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, आकार बहुत छोटा, बिंदु है, और जब छोटा होता है तो m 1 से कम होगा, तो m 1 से कम लिख रखा है हमने यहां पर। और आभासी है तो हमने क्या लिख रखा है, प्लस लिख रखा है। शायद मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो, कहीं भी, अनंत के अलावा, तो अनंत के अलावा में देखो क्या कॉन्सेप्ट लगाया इसने। अपन का तरीका फिक्स है, अपना तरीका फिक्स है, ताकि बच्चों को याद हो जाए। जैसे इस कैसे करेंगे, अपन ने क्या सिखाया, सिंपल तरीका कि भाई कहीं भी रख दो। चलो यहां रख देते हैं, ये ले लिया मैंने, ज्यादा बड़ा हो गया। अब अपन इस तरीके से इस बिंब को यहां पर ले लेते हैं। अब अगर अपन ने इस बिंब को यहां पर ले लिया तो क्या होगा, तो ये लाइट सीधी जाएगी। ठीक है, ये क्या करता है, ये फैला देता है, ये फैला देगा, ये फैल गई। दूसरी को अपन कहां लेते हैं, मैंने क्या सिखाया था कि ध्रुव पर लो ध्रुव पर। इसका क्या होगा, जिस कोण पर आएगी उस पर चले जाएगी। अब इसको पीछे बढ़ाओ काल्पनिक रूप से, इसको आगे बढ़ाओ, जहां कट कर गई वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। यह है ए बी और यह है ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। साफ साफ दिख रहा है कि इससे ये छोटा ही है, समझ में आ गई बात। तो ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, देखो साफ साफ, आभासी है, सीधा है, आकार में छोटा है। अच्छा कहां कहां बना, देखो ये जो लाइट है मुख्य अक्ष के समांतर वाली, ये कहां जाती है, फोकस पर। तो ये फोकस और ये इसका ध्रुव, तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस और ध्रुव के बीच में। कहां बनेगा बेटा, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो मेरे हिसाब से सारी गणित मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपके मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो इसको अपन एक ट्रिक से किस तरीके से याद कर सकते हैं वो चीज समझो आप। अपन एक ट्रिक याद रख लेते हैं, अवतल दर्पण की बात आ रही है, देखना अब सारे जवाब याद हो जाएंगे। मतलब कुछ ही नहीं करना, मतलब आंसर जब निकालना हो तो फिर आपको ये मेरा जो तरीका है उसको ध्यान रखना है। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहां जो होता है ये क्या है, पोल, इसको क्या कह रहे हैं अपन, पोल P। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, ये है वक्रता केंद्र, और ये क्या है, अनंत। ये क्रम हमें याद होना चाहिए कि भाई इस साइड हमारे पास में अनंत होता है, इस साइड हमारे पास में एक C होता है, इस साइड हमारे पास में F होता है, और इस साइड हमारे पास में P होता है। अब हमें बोला जाएगा वस्तु रखी हुई है अनंत पर। पहला वाला हमें याद रखना है, इसको मैं नंबर 1 देता हूं, O1, O4, ऑब्जेक्ट नंबर 1। ऑब्जेक्ट नंबर 1 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर जब रखा होता है तो वो कहां बनता है, वो बनता है फोकस पर, बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा। यह है I1, इमेज 1, छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, अब याद रखने का तरीका, अब जितना आप आगे खिसकोगे, अगर बिंब जितना आगे खिसकेगा प्रतिबिंब भी उतना ही क्या होगा,
आगे की ओर खिसक जाएगा। कैसे? जितना आप आगे खिसकोगे। कैसे देखना, मैं यहां से इसको आगे बढ़ाता हूं, ये मैंने इसको यहां से आगे बढ़ाया O2, जितना आप यहां खिसकोगे ये इससे आगे खिसकेगा, आगे इधर बिंब की तरफ, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन बराबर नहीं हो पाएगा I2। नंबर 3, और आगे खिसको O3, ये जितना आप आगे खिसकोगे उतना आगे खिसक जाएगा। अब जाकर ये क्या हो चुका है, ये एकदम बराबर बन चुका है। ये क्या हो चुका है, एकदम बराबर बन चुका है। मतलब अगर हमने C पॉइंट पर ले रखा है तो एकदम एग्जैक्ट बराबर बनेगा, एकदम बराबर। अब आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ, इसको आगे बढ़ाओ O4, तो यहां बनेगा, ये कौन सा था, ये कौन सा था भाई, I3 था। ये कौन है, I4, ये कौन है, I4। फोकस पे ले जाओ, O5 अनंत पे। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब किधर जाता जाएगा, इधर पीछे की तरफ जाता जाएगा, अनंत की तरफ जाता जाएगा। C पर जाकर बराबर हो जाएगा, C पर जाकर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पहले छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, बराबर, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। अब अनंत के आगे कहां जाएगा, तो अनंत के आगे कहीं नहीं जाएगा, फिर किधर चला जाता है, पीछे चला जाता है। किधर चला जाता है, पीछे, I6 O6। ये जो सारे बने जो दर्पण के सामने हैं, ये सब कैसे हैं, ये सब वास्तविक हैं। कैसे हैं बच्चे, वास्तविक हैं। ये कैसे हैं, कौन कौन से, सारे, यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां तक, 5 नंबर, 1 नंबर से 5 नंबर तक। कैसे हैं ये सब, दर्पण के सामने वाले कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं। और सबको दिख रहे हैं ये कैसे हैं, उल्टे भी हैं, वास्तविक प्लस उल्टे। ये एकमात्र ऐसा है जो कैसा है, आभासी है, और कैसा है, प्लस सीधा है, आभासी प्लस सीधा। क्या मेरी बात समझ में आएगी? अब आप कोई सा भी पूछ लो मुझसे। अच्छा, m के मान सबको बताओ, फटाफट बताओ, इस I1 के लिए m का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। I1 सर ये तो बहुत छोटा है, छोटे के लिए कैसा आता है ये बता, क्या पहले बताओ, वास्तविक है I1, यहां लिख रहा हूं मैं, I1 के बारे में टिप्पणी करो। तो सर m जो है ना, इसका तो m जो है वो वास्तविक है नहीं है, तो पहली बात तो माइनस में होगा, और छोटा है, तो छोटा होगा तो 1 से छोटा, तो m का चिन्ह -1 आएगा। I2 के लिए बता, फटाफट बता। I2 सर वास्तविक, जो भी दर्पण के सामने बनेगा वो वास्तविक होगा, तो m छोटा है लेकिन वास्तविक है, -1। I3 के लिए बता, 3 तो बराबर हो गया, लेकिन वास्तविक है, तो -1। I4 के लिए बता, I4 बड़ा है भाई, लेकिन वास्तविक है। अच्छा सर ये उल्टा नहीं हो गया कि -1? यहां एक बात ध्यान रखना, वास्तविक संख्याओं की तरह मत करना। यहां माइनस का मतलब सिर्फ वास्तविक है, इसको संख्या के साथ मत जोड़ना, गणित मत इसमें फिक्स डालना जबरदस्ती। समझ में आ रही है मेरी बात? तो m का मान ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया, m का मान किससे बड़ा हो गया, 1 से। लेकिन हम यहां क्या लगा रहे हैं, माइनस। इस माइनस का मतलब वास्तविक है, ये 1 से बड़ा है। और I5 ये सबसे बड़ा होता है, और I6 पीछे बना है तो प्लस होगा, और पीछे बना है प्लस में होगा, और 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से याद रखना। अब तुम्हें क्या करना है, अनंत, इधर अनंत है, इधर C है, इधर F है, इधर P है। सबसे पहले याद रखो अनंत पे रखेंगे तो F पर, बीच में C है, अनंत इधर C है, अनंत और C के बीच में इधर F है, तो F और C के बीच में। अब मेरी बात समझ लो, एक बार ये बात दिमाग में उतर गई ना, तो फिर बहुत बच्चों जैसा खेल लगने लग जाएगा। ये क्या कह रहा हूं मैं, अनंत पर रखेंगे तो F पर बनेगा। अब ये 2 पॉइंट फिक्स हो गए, बीच में C है, आप जितना इधर खिसकोगे ये उतना इधर खिसकेगा। तो कितना आसान याद हो गया, याद करना। हमें याद रखना है अनंत C और F, और इधर F C और अनंत पे F पे,
अनंत और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, सी पर, सी और एफ के बीच में, सी और अनंत के बीच में, एफ पर अनंत पर। मेरे हिसाब से वो पूरी रामायण खत्म होगी। ये बहुत बड़ी बढ़िया चीज है। आपको कैसे, इसका फायदा कैसे मिलेगा पता है? आप बहुत सारी, आपसे से आज प्रश्न आते हैं कि एक बिंब 30 सेंटीमीटर पर रखा है, बताओ उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, छोटा होगा, कैसा होगा? तो वो सारी जानकारी आप यहां से दे सकते हो। जैसे मान लो इसकी फोकस दूरी का मान है 20, किसी एग्जांपल दे रहा हूं, 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, और एक बिंब जो है वो रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर। अब आप बताओ इसके बारे में टिप्पणी करो, रिमार्क लिखो आपका, टिप्पणी, क्योंकि एग्जाम में इस बात के नंबर हैं आपके। तो टिप्पणी मतलब सर, इसका मतलब अब आपको आइडिया लग गया कि अवतल दर्पण है, 20 फोकस है, 20 फोकस है और रखा हुआ है 30 पर, तो 30 का मतलब हो गया सी और एफ के बीच में। अरे 30 में, अरे यार 20 फोकस है तो 40 सी होगा। सी का होता है 2f पर, सी का होता है 2f पर। तो अगर ये 20 है तो ये कहां होगा? ये 40 पर होगा। ये कहां पर होगा? 40 पर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये 20 पर है तो ये 40 पर होगा और वो 30 पर, यानी कि C और F के बीच में होगा, यानी कि O3 होगा। तो बताओ I3 कहां बनता है? यहां बनता है। यानी कि अगर बिंब किस किस के बीच में है, अगर सॉरी 3 नहीं 4, अगर बिंब 30 पर है C और F के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच में। मतलब तुम्हारे को अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो बिना कुछ बताए हुए। मतलब आप ये बता सकते हो कि आपसे ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया कि एक अवतल दर्पण फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक बिंब 30 सेंटीमीटर पर रखा हो, 30 सेंटीमीटर पर रखा हो, तो प्रतिबिंब पर टिप्पणी कीजिए, प्रतिबिंब पर टिप्पणी कीजिए। प्रतिबिंब पर टिप्पणी कीजिए। कैसे टिप्पणी करनी है, मतलब क्या है, तो समझो बात को। तो आप क्या करोगे? एक छोटा सा अवतल दर्पण बनाया रफली, फटाफट। क्या बोल रहा है? फोकस 20 पर है, ये F है, तो इसका 2F कहां होगा? 2F मतलब C 40 पर। बिंब का रखा है 30 पर, ये बिंब है, बिंब यानी कि U, ये कहां है? 30 पर है। तो आपको बस दिमाग में जो चीज सिखाई है वो याद रखनी है। अनंत पे रखते हैं तो फोकस पर, अनंत और C के बीच में तो F और C के बीच में, C पर, C और F के बीच में रखोगे तो C और अनंत के बीच में बनेगा। तो यहां कहीं प्रतिबिंब बनेगा। बस संख्या आपको नहीं पता, बाकी आपको सब पता चल गया। देखो क्या क्या कह सकते हो इसके बारे में, बताओ, आप खुद बताओ मुझे कि सर ये दर्पण के सामने है, वास्तविक है, सर ये उल्टा है, ये बड़ा है। भाई C के बाद बड़े बनने लग जाते हैं। देखो यहां से बड़ा होना स्टार्ट हो गया था, C के बाद बड़ा, ये बड़े हैं, ये दोनों I4 I5 ये बड़े हैं। अरे मेरी बातें क्या समझ में आ रही है? क्या आपके समझ में आ रही है क्या? इसको बड़े ध्यान से देखो, इसमें बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। आप जितना दिमाग लगाओगे ना, उतना ही इसके अंदर अवेलेबल है चीजें समझने के लिए। मैंने लास्ट में 10 क्वेश्चन दिए हैं, मैंने लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखो 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट में, आपको मजा आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे रखे हैं कि कौन सा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, कौन सा दर्पण क्या बनाता है। ये देखो, ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं ना, तो दिमाग लगाओगे, मजा आएगा आपको, खुद को मजा आएगा इसको करने में। ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं ना, 10 क्वेश्चन दे रखे। तो अभी अपन ने ये चीज समझ ली है। अब हमें पूरा अवतल दर्पण का गेम समझ में आ जाना चाहिए कि अवतल दर्पण किस तरीके से काम करता है। अवतल दर्पण बड़े, छोटे, आभासी, वास्तविक सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। हम वस्तु को कहां रखेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार का मिलेगा, ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको यहां पर उपलब्ध करा दी है। समझ में आ गई मेरी बात? अब आगे बढ़ाते हैं। अब आगे है दर्पण सूत्र एवं आवर्धन। दर्पण सूत्र एवं आवर्धन, आप चाहो तो एक टेबल बना सकते हो, आप चाहो तो एक टेबल बना सकते हो। यहां पे ये यहां पे अपन एक टेबल बना सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। टेबल जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। टेबल में क्या करना है आपको? इधर तो लेनी है अपने को बिंब की स्थिति, बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। इधर क्या लेना है अपने को?
इधर लेना है प्रतिबिंब की स्थिति, इधर क्या लेना है आकार, क्या साइज है, और प्रकृति नेचर क्या है। मतलब हमने बिंब को कहां रखा था सबसे पहले, याद करो, दिमाग लगाओ, अनंत, फिर अनंत और सी के बीच में, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर एफ और पी के बीच में। तो याद करो फटाफट, अनंत पे रखते हैं तो क्या बनता है फोकस पर। दिमाग में वो चित्र दिमाग में होना चाहिए कि अनंत सी एफ और पी, तो अनंत पर एफ पर। अब इधर खिसकोगे तो इधर से इधर जाना है, तो एफ और सी, अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो एफ और सी के बीच में, सी पर, सी पर, सी और एफ के बीच में, तो सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में। उल्टा चल रहा है देखो, एफ पर अनंत पर और एफ और पी के बीच में, तो ये पीछे चला जाएगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आकार की बात करें तो फटाफट बताओ आकार कैसा होगा, बहुत छोटा बिंदु, बिंदु आकार, बिंदु आकार। m का मान 10 बार बता दिया मैंने, m का मान अब तो आना चाहिए -1। f और c के बीच में छोटा, छोटा बनेगा, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होगा तो 1 लगा देते हैं, बट वास्तविक होगा -1। c पर बराबर बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर, m का मान -1 आएगा। इस पर बड़ा हो गया, m का मान बड़ा हो गया किससे, -1 से। अनंत पर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, m का मान बहुत बड़ा होगा, और यहां पर बड़ा होगा वापस, लेकिन अब प्लस में हो गया। यहां पर कैसा, यहां से लेकर के यहां तक कैसा चलेगा, यहां तक चलेगा वास्तविक प्लस उल्टा, और एक लास्ट वाला जो होगा वो आभासी प्लस सीधा होगा। शायद मेरी बात आपके समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं दर्पण सूत्र पर। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र जो है उसको अपन को निकालना है, सिद्ध करना है कि क्या होता है दर्पण सूत्र। ये आपके 3 नंबर का सवाल आता है बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर 3 नंबर का सवाल में दर्पण समीकरण हमसे पूछी जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन को इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। एक दर्पण अपन ने ले लिया, ये एक दर्पण अपने पास, और इस दर्पण का ये हो गया ध्रुव, इस दर्पण से का ये अनंत होगा। दर्पण पे अपन ने यहां कहीं पे एक बिंब रख दिया ए बी, बिंब हो गया ए बी। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी, सबको पता है कि कहां से जाने वाली है, फोकस से जाने वाली है। क्लियर। अब ये फोकस, अब दूसरी किरण अपन कहां ले जाते थे, अपन ध्रुव पर ले जाते थे, ये ध्रुव पर जाएगी। इसका क्या होगा, ये जिस कोण पर आई है उसी कोण पर चली जाएगी, तो यहां इसका छोटा प्रतिबिंब बन गया। यहां कहीं पे C ले लो, ये C है मान लो, ये F था, यहां C है, ये प्रतिबिंब बन गया इसका A डैश B डैश, A डैश B डैश। अब ये लाइट आई इस तरीके से गई। तीर का चिन्ह बनाना अनिवार्य है एग्जाम के अंदर, याद रखना। ये बिंब है, वस्तु है, कितनी दूरी पर रखी हुई है, U। ये इसका प्रतिबिंब है, कितनी दूरी पर रखा हुआ है, V। ये इसका फोकस है, F। ये इसका वक्रता केंद्र है, या तो 2F लिख दो, R बराबर 2F। ये चित्र हो गया इसका। ये दर्पण जो है ये ऊपर से, यहां से साफ कर देते हैं इसको अपन, ये बहुत किनारे पर किरण आ रही है, ये बहुत किनारे पर है। 2 तरीके की किरणें होती हैं, एक तो होती है मार्जिनल, मार्जिनल मतलब सीमांत किरणें, एक होती है पैराएक्सियल, पैराएक्सियल मतलब उपाक्षीय किरणें। कौन सी किरणें होती है, उपाक्षीय। अब ये है, हमने किरण ले ली एक, ठीक है, ये मैंने M ले लो, इसका नाम N रख दो, ये दर्पण है Mn। अब कुछ नहीं, अब यहां पर हमें क्या करना है, एक नियम लगाना है छोटा सा मैथमेटिक्स का। वो नियम क्या है उसको ध्यान से देखो। आपने एक चीज पढ़ी होगी, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज पढ़े होंगे। समरूप त्रिभुज के अंदर क्या होता है, समरूप त्रिभुज में ये होता है कि भाई दोनों त्रिभुज जो है बराबर आकार के होते हैं। एक होता है सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज, उसमें सभी अंग समान, नाम से आ रहा है। कैसे पता चलता है, पता चलता है कि अगर 2 कोण
और एक भुजा बराबर आ जाए, दो कोण एक भुजा बराबर आ जाए, सॉरी हाँ, दो कोण एक भुजा बराबर आ जाए तो भी सर्वांग सम होता है। और एक होता है समरूप त्रिभुज। समरूप समान रूप, समान रूप का भी क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। मतलब कि अगर जैसे त्रिभुज ए बी और पी को देखें और त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी को देखो, आप ध्यान से देखो, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी व त्रिभुज ए बी पी में, भाई इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण जो है, एक तो ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ये कोण बराबर है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपतन कोण ये बराबर हो गया, समझ में आ गई बात। अब ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, भाई कोण आई बराबर कोण आर, तो ये कौन से त्रिभुज हो सकते हैं, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुजों में करते क्या है, समरूप त्रिभुज में कुछ नहीं करते, जो ऊर्ध्वाधर भुजा है दोनों की, उनका अनुपात ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर होगा उनकी क्षैतिज भुजा। तो इसकी क्षैतिज भुजा, पहले ए डैश बी डैश लिखा था, उसकी क्षैतिज भुजा बीपी और इसकी क्षैतिज भुजा ये, तो उसकी क्षैतिज भुजा क्या लिखोगे, बी डैश पी बटा बीपी। ये समरूप त्रिभुजों के लिए हमने लिखा है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 किससे बनाओगे, फिर एक और देखो समरूप त्रिभुज का जोड़ा, ये वाला, ये त्रिभुज कैसे है सर, ये तो मुड़ा हुआ है ना, वक्र है। तो हमने क्या कर रखा है, ये जो किरण है हमने ये मान रखी है, ये किरण इस मुख्य अक्ष के बहुत पास है। मतलब जैसे मान लो ये दर्पण है, अब इस दर्पण पे अगर यहां से गिरे तो मोड़ दिखेगा, लेकिन अगर किरण यहां आ रही है तो फिर तो ये सीधा हो गया ना, इसके लिए तो एकदम फ्लैट हो गया। तो ये हमारी कल्पना के हिसाब से अपन कर रहे हैं काम। अब देखो, अब बात करो दूसरे नंबर पे, तो एक तो ये और एक ये जो त्रिभुज है ये भी समरूप त्रिभुज है। तो अपन क्या लिखेंगे, फिर वही बात, ऊर्ध्वाधर एमपी। तो अपन पहले बात कर रहे हैं कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एफ पी एम व त्रिभुज एफ पी एम। कौन से त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब अगर ये समरूप है तो फिर इनकी ऊर्ध्वाधर भुजा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो इसकी ऊर्ध्वाधर और इसकी ऊर्ध्वाधर एमपी बराबर इसकी क्षैतिज इस त्रिभुज की बी डैश एफ बटा इसकी क्षैतिज एफ पी का अनुपात बराबर होगा। चित्र से एक चीज दिखाई दे रही है साफ साफ, चित्र से बी डैश एफ जो है इस भुजा का मान, ये भुजा किस किस भुजा से मिलकर बनी है, ये बनी हुई है बी डैश एफ, ये इतनी भुजा ये किस किस से मिलकर बनी है, बीपी और एफ पी, भाई इनसे मिलकर बनी है। बी डैश एफ किससे मिलकर बनी हुई है, अगर बी डैश पी में से, चित्र से देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं बी डैश एफ का मान, बी डैश एफ का मान कितना होगा, बी डैश पी में से, इस भुजा में से, बी डैश पी में से मैं माइनस कर दूं किसको, एफ पी को, इसमें से ये हटा दें तो ये बच जाएगा। तो बी डैश एफ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। अब बात आती है ए डैश बी डैश, ये तो ए डैश बी डैश है ही। एम पी देखो, ये और ये दोनों क्या है, बिल्कुल समानांतर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एम पी लगभग बराबर होगा किसके, हम लिख सकते हैं एम पी लगभग बराबर किसके, ए बी के। अब अगर ये बराबर है तो यहां पर लिखा जा सकता है ए बी, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो आप, इनकी दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो इनकी राइट साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इनकी राइट साइड बराबर कर दो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बी डैश पी अपॉन बीपी, ये इनकी थी लेफ्ट साइड है, बी डैश पी अपॉन बीपी। तो बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी बराबर होगा बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर
चिन्ह परिपाटी का उपयोग। चिन्ह परिपाटी याद करो, मैंने पहले पढ़ाई थी आपको, अगर किसी बच्चे नहीं देखा तो या तो तीसरा लेक्चर था या चौथा था, वहां पर मैंने आपको बताया। चिन्ह परिपाटी में क्या करते हैं अपन, कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक था, मैंने आपको सिखाया भी था कि आप क्या करना है, ऐसे एक तीर का चिन्ह बना देना, इस तीर के चिन्ह के इधर लिख दो प्लस और इधर लिख दो माइनस। जितनी भी चीजें इधर पीछे की तरफ आएंगी वो सारी की सारी माइनस, जितनी भी चीजें इधर आएंगी वो सारी की सारी प्लस, जितनी भी चीजें इस अक्ष के ऊपर होंगी वो प्लस, इसके नीचे होंगी वो माइनस। एकदम सिंपल काम है। अब माइनस, तो ये तो सभी इधर आ रहे हैं, कौन कौन सब मतलब क्या, देखो एक तो मुझे मान रखना है, इधर ध्यान से देखो, अपन को चाहिए बी डैश पी का मान, बी डैश पी का मान, अपने को चाहिए बीपी का मान, अपने को चाहिए बी डैश आ जाएगा, बी डैश पी आ गया, बी डैश पी आ गया, बीपी आ गया, एफ पी, एफ पी, ये तीन मान चाहिए अपने को। चलो बी डैश पी का मान, ध्यान से देखो, बी डैश पी यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितना है, ये सर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ज्यादा आगे चल गया नहीं, सही है, बी डैश पी, ये रहा, ये क्या है, ये है प्रतिबिंब, यहां प्रतिबिंब मिल रहा है हमें, तो ये इसको V कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे, V। ये तो वक्रता केंद्र है ना, प्रतिबिंब। अब इसमें कौन सी चीज क्या है, ये लिख दिया, ऊपर लिख भी रखा था मैंने, यहां लिख दिया, मैं यहां बता देता हूं कौन सी चीज क्या है। U क्या होता है, बिंब की स्थिति, बिंब की दूरी। V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। और F क्या होता है, फोकस दूरी। ठीक है, अब हमें मान चाहिए बी डैश पी का V, बी पी का, बी पी कितना है U, तो मैं मान रख रहा हूं वहां पर, बी डैश पी का मान है V, बीपी का मान है U, एफ पी का मान है F। लेकिन सारी चीजें इस साइड आ रही है, तो चिन्ह की परिपाटी हमें कहती है कि माइनस लगाना है, बीपी, बी से पी, U माइनस में, बी डैश पी V माइनस में, एफ पी माइनस में, तो सबके आगे माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस, रखो वहां पर मान, बी डैश पी का मान माइनस V, बीपी का मान माइनस U, बी डैश पी अगेन माइनस V, एफ पी माइनस F, माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस, एफ पी का मान माइनस F, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा बताओ, यह आ जाएगा V अपॉन U बराबर माइनस V प्लस F अपॉन माइनस F। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं, हमें एक सिंपल सा संबंध चाहिए। ये संबंध बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस का VF, इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दो, माइनस का UV और प्लस का UF। अब ये समीकरण कोई याद थोड़ी रह सकती, ये समीकरण याद हो जाएगी कि आपको नहीं होगी, आपको जो सिंपल आएगी वो याद नहीं होगी, तो ये कहां से याद हो जाएगी। तो क्या करें, इसको सिंपल करें, एक एक के पदों में छोड़ो। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि UVF का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर तो क्या होगा, दोनों पक्षों में भाग लगाओ, माइनस VF, इसमें भाग लग रहा है UVF का, UVF, इसमें भी भाग लग रहा है UVF का, इसमें भी भाग लग रहा है UVF का, तो बचा क्या, काटो VF, है ना, समझ दो तुम, तो ऐसे काट के गंदी नहीं कर रहे अपन, यहां VF कट जाएगा, माइनस का ये बचेगा, UV कट जाएगा, माइनस का F बचेगा, UF कट जाएगा, 1 अपॉन V बचेगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन, ये जो समीकरण है इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण समीकरण कहते हैं। कौन सी समीकरण कहते हैं, दर्पण समीकरण, मिरर इक्वेशन। ठीक है, अब एक छोटा सा सूत्र और बच रहा है, वो है आवर्धन। देखो
ये जो है इसको अपन लिख सकते हैं H1 और इसको अपन लिख सकते हैं H2। अलग पेन से लिख देता हूं ताकि याद रहे, विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। H2, ये H1 क्या है? ये है बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। और H2 क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो हम निकालना चाहते हैं आवर्धन। एक सूत्र होता है आवर्धन, वर्ड बार बार आ रहा था अपना, मैंने बताया भी था आपको, आवर्धन स्मॉल m, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 अपॉन बिंब की ऊंचाई H1 का अनुपात। हमने अभी समीकरण 1 याद करो, समीकरण 1 पता क्या थी? a डैश b डैश बटा ab बराबर a डैश b डैश बटा ab बराबर b डैश p बटा bb, b डैश p बटा bp। अब बताओ a डैश b डैश का मान कितना है? H2 माइनस H2, AB का मान कितना है? H1, B डैश P का मान कितना है? माइनस V, और BP का मान कितना है? माइनस U। एक बार यहां देख लो फटाफट जल्दी से, हमें वहां एक तो मान रखना है A डैश B डैश का, तो A डैश B डैश ये रहा, और ये नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष मतलब 0,0 के नीचे है, तो ये H2 माइनस में, तो मैंने इसको माइनस H2 लिखा है। AB ये रहा, मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसको मैंने H1 लिखा हुआ है। B डैश P ये रहा, B डैश P इस साइड ये है V, तो मैंने माइनस लिखा है, इस साइड है। BP ये रहा, BP U इस साइड है, माइनस U, तो मैंने ये लिख दिया है। अब जो कट रहा है वो काट दो। अब आपके पास आता है H2 बटा H1 होता है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं? अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, इंप्लाइंग अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं H2H1 बराबर हो जाएगा माइनस V बटा U, और H2 अपॉन H1 क्या होता है? आवर्धन होता है। क्या होता है? आवर्धन। तो आवर्धन का मान हो जाएगा H2 बटा H1 माइनस V बटा U। ये आवर्धन का समीकरण हो गया। ये वही आवर्धन है जिसके बारे में हम कब कितनी देर से पढ़ रहे थे, कितनी देर से सुन रहे थे, तो आवर्धन का सूत्र निकाल लिया। इस आवर्धन के और भी बहुत सारे सूत्र निकाले जा सकते हैं, इस आवर्धन के बहुत और भी सूत्र निकाले जा सकते हैं। तो ये सवाल जो है वो आपको करने के लिए दिया था, पर ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये एक सवाल मैंने आपको दिए हैं, थ्योरेटिकल सवाल, आप ट्राई करना। ठीक है, 10 सवाल है, इनको आप कोशिश करोगे। ठीक है, ये सवाल आपके सामने है और सब थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड कोई भी नहीं है शायद। संख्या न्यूमेरिकली ये जैसे ये सवाल है, ये मैं कल करवा दूंगा आपको ना, अगर कोशिश करना आपको आ जाए तो। समीकरण इसके अंदर 2 समीकरण लगेंगी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और m बराबर H2/H1 और माइनस V/u, इनका इस्तेमाल होगा। कल हम आवर्धन के और सूत्र देखेंगे कि आवर्धन के और कौन से सूत्र हैं, कौन से फॉर्मूले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।